स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज़ कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें भी रिसेंटली हमारा चला हुआ है DSSB मेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर। और आज हम करने वाले हैं 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस। DSSB मेल वाले क्वेश्चन पेपर की ये वीडियो 4th है। इससे पहले DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर हम पूरा कर चुके हैं 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, और पूरे एक वीडियो में सारा पेपर भी किया है। और एस्टेट के भी जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। जो नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, फिर वीडियोज़ का पता ही नहीं चल पाता। फिर कमेंट आता है कि मैम कितने दिन हो गए वीडियो तो डाली नहीं है। यानी कि प्लीज़ आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम से सारी नोटिफिकेशन जो वो मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें अपने नेटवर्क एरिया में ताकि किसी और का भी भला हो सके, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्प ही करेगा। ठीक है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला चैनल नहीं है ये। करते हैं आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, यानी कि 91 क्वेश्चन, वीडियो 4th है ये हमारी इस पेपर की। फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन फॉरेन ट्रेड। जो हमारे विदेशी व्यापार होता है उसमें जो बाधाएं होती हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ की जो बैरियर्स होती हैं, उसमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो अलग है? क्या? काउंसलर फॉर्मेलिटीज़, लाइसेंसिंग और इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये तीनों ही बैरियर्स हैं हमारी फॉरेन ट्रेड की। लेकिन जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स है ये हमारी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बाधा नहीं है ये अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट कंट्री के द्वारा लगाया गया अपने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है। ठीक है, हिंदी क्या है? स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध। स्वैच्छिक मतलब कि अपनी इच्छा से अपने एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध है। देखिए, देखते हैं एक बार ये होता क्या है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। और हाँ, एस्टेट वाले पेपर के सारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाले गए हैं, आप जाके टेलीग्राम चैनल से सारे नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम भी यही है, गीताज़ कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। ठीक है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स आर एग्रीमेंट्स आर अरेंजमेंट्स बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग कंट्रीज़। देखिए, जो कंट्री एक्सपोर्ट करी और जो कंट्री इंपोर्ट करी उन दोनों के बीच में किए गए अरेंजमेंट्स हैं, इन विच, जिसमें क्या होता है, द एक्सपोर्टिंग कंट्री एग्रीज टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्टिंग कंपनी ने क्या करा, वो सहमत है क्या करने में, लिमिट करने में, यानी कि एक सीमा के अंदर ही वो एक्सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? बिलो ए सर्टेन लेवल इन ऑर्डर टू अवॉइड इम्पोजिशन ऑफ मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। कि इम्पोर्टिंग कंट्री ने, जो कंट्री माल मंगा रही है, उसने जो भी मैंडेटरी यानी कि जो भी अनिवार्य बाधाएं हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह लगा रखा है, मान लो कि 10,000 अगर यूनिट्स हैं, उससे ज़्यादा अगर कंपनी अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रखा है, तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो क्या करेगी, इससे नीचे ही जो है यूनिट्स को वो, यानी कि 9,000 यूनिट्स को ही वो एक्सपोर्ट करना पसंद करेगी टैक्स से बचने के लिए। तो ये अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट कंपनी ने अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लिया। एक्सपोर्ट कंट्रीज़ द्वारा अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट को लिमिट कर दिया जाता है, तो ये कोई बाधा नहीं है, ये अपनी मर्जी से लगाया गया एक प्रतिबंध है। तो ये हमारा ओड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही था, फाइंड द ओड वन आउट। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और वेस्टेज वैल्यूएशन, यानी कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या फिर वेस्टेज जो होती है उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन जो है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, जो अवशेष होता है उसका मूल्यांकन किसके बेस पे किया जाता है? ये किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स, पर यूनिट के हिसाब से जो लागत आई है उसके हिसाब से वेस्टेज का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन की थ्योरी हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस की है चैनल पे। फर्स्ट वीडियो में ही पूरी मोटिवेशन की थ्योरी जो सारी बताई गई हैं, और पिछली वीडियो में भी सारी मोटिवेशन की थ्योरी बताई गई थी। इसके अलावा अगर आपको मोटिवेशन की थ्योरी चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ सारी आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी है। अब ये जो बाकी ऑप्शन है, इब्राहिम मास्लो ने क्या दिया है? नीड हायरार्की थ्योरी दी है इन्होंने
ठीक है। इन ये जो नीड हायरार्की, जो नीड्स है 5 नीड्स इन्होंने बताई हैं, और इनकी थ्योरी को क्या भी और भी क्या कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो किसने अपनी थ्योरी में बताई है, तो इब्राहिम मास्लो जी ने बताई है। सेकंड है क्लेटन एल्डरफर, इन्होंने दी है ERG थ्योरी, और एक पेपर में ERG की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है हेनरी मिंजबर्ग, और इन्होंने दिए अपने 10 मैनेजरियल रोल्स। ये सारे ही हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे दिए गए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं सभी को। ये अलग से ही इन सभी के बारे में पूछा गया, तभी मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हालसे प्रीमियम प्लान टाइम वेज इज़ गारंटीड विद ए बोनस ऑफ डैश वेजेस फॉर टाइम सेव्स। कि हालसे प्रीमियम योजना क्या कहती है कि अगर बचे हुए टाइम में भी एक मजदूर काम करता है तो बचे हुए टाइम की जो वेजेस है वो कितनी दी जाएगी, उसको 50% वेजेस दी जाएगी फॉर टाइम सेव्स, यानी कि अगर उसे जितना वेजेस मिलता है उसका 50% उसे बचे हुए समय में काम करने के लिए दिया जाएगा। तो हमें ये वाली परसेंटेज याद रखनी है, 50% वेजेस फॉर टाइम सेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन हमारा, इन्वॉल्व्स द डैश इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड रीडिज़ाइन ऑफ ए सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसको दोबारा से एग्जामाइन करना, दोबारा से रीडिज़ाइन करना किस में आ जाता है, दैट आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज़, जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा काम किया जा रहा है उसको दोबारा से एग्जामाइन किया जाएगा और उसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाएगा सारी वर्क एक्टिविटी को, टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वर्क फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में जो बिजनेस गोल्स हैं और जो काम का प्रवाह है ना उसे नियंत्रित करने के लिए, बिजनेस गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। जब दोबारा से एग्जामाइन किया जाएगा, दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाएगा, तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस की री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये होता क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए री इंजीनियरिंग किस लिए की जाती है, ताकि जो गोल्स है ना उसे अच्छे से अचीव किया जा सके, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी जा सके। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेस, यानी कि पूरे बिजनेस की प्रोसेस को दोबारा से रीडिज़ाइन करना, टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, साइकिल टाइम, एक प्रोडक्ट का जो साइकिल टाइम है उसे बढ़ाना, एंड क्वालिटी और क्वालिटी को भी बढ़ाना। इसके लिए क्या किया जाता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कंपनी स्टार्ट विद ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड रीथिंक एग्जिटिंग प्रोसेसेस टू डिलीवर मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है री इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी काम किया जा रहा है उसको दोबारा से उसको एग्जामाइन करना, उसको दोबारा से जो भी हमारा वर्क फ्लो है उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करना, ताकि अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी जा सके, और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, ताकि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे और भी आगे लेके जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ मैचिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। किसको मैच किया जा रहा है, नॉलेज को, स्किल को और एबिलिटी को, ठीक है, ज्ञान, कौशल और योग्यता को, दैट आर सेंट्रल टू परफॉर्म ए जॉब, जो कि काम करने के लिए चाहिए, यानी कि कोई एक काम है, पर्टिकुलर जॉब है, उसे करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और एबिलिटीज़ चाहिए, एज डिटरमाइंड बाय जॉब एनालिसिस, जो कि जॉब एनालिसिस में डिटरमाइन कर दी जाती है। जॉब एनालिसिस क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जॉब एनालिसिस किसी भी काम के बारे में पूरा एनालिसिस करना विद द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ नॉलेज। अब इस काम को करने के लिए जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी चाहिए, फिर देखना कि जो एक एम्प्लॉय है उसमें भी वही नॉलेज, स्किल और एबिलिटी है कि नहीं। इसे क्या कहा जाता है, टेक्निकली इन मैनेजमेंट लैंग्वेज में से कहा जाता है पर्सन जॉब फिट। ये पर्सन इस जॉब में फिट बैठ रहा है कि नहीं, पर्सन जॉब फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विच लिस्ट डज इंडिया बिलोंग इन द अंकटाड मेंबरशिप। अंकटाड की मेंबरशिप में इंडिया जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है लिस्ट ए में। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में हमने सब कुछ डिस्कस किया था। अंकटाड की फुल फॉर्म आ गया है पहले क्वेश्चन में, जो कि DSSB फीमेल वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई थी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर है, या WTO का हेडक्वार्टर यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का हेडक्वार्टर भी इस पेपर में 88 क्वेश्चन में पूछा गया है। फाउंडर कौन है, ये वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इंडिया कौन सी लिस्ट में आता है, लिस्ट 1 में, और मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, 195। और जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई वो कब हुई है, 30 दिसंबर 1964 को। सारे ही क्वेश्चन इसी पेपर में पूछे गए हैं। ग्रेप वाइन मस्ट बी कैटेगराइज्ड अंडर, 98 क्वेश्चन है। ग्रेप वाइन को किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है। देखिए कम्युनिकेशन में हमने इसको पढ़ा है, ग्रेप वाइन को स्टाइल ऑफ लीडरशिप में ये नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नहीं करा है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी नहीं करा है। और ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन इज ए फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रेप वाइन को हमने कम्युनिकेशन के अंदर ही
पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी सर्कल के बारे में क्वेश्चन आया है और ये DSSB फीमेल वाले पेपर में भी आया था। एक बार पढ़ते हैं यहाँ का क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ ए वर्क ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, डैश इज़ ए वर्क ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु मीट रेगुलरली टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। यानी कैसे एम्प्लॉयज़ जो रोज़ मिलते हैं अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेट कॉजेज़, उनके कारणों की खोज करते हैं कि जो समस्या है उसके कारण क्या है, रिकमेंड सॉल्यूशंस, जो समाधान है उसका सुझाव देते हैं, एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, और सुधारात्मक कार्यवाही भी करते हैं। दिस इज जनरली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू द सेम वर्क एरिया। यानी कि यूँ नहीं है कि एक ही लेवल की वो एम्प्लॉयज़ है, वो सेम वर्क एरिया के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सेम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमारे सुपरवाइज़र और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो ये किस में आ जाता है, क्वालिटी सर्कल में। क्वालिटी सर्कल की कॉन्सेप्ट में ये आता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो रोज़ मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, कारणों की खोज करते हैं, जो समाधान है उसको रिकमेंड करते हैं और फिर कोई सुधारात्मक कार्यवाही भी करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं DSSB फीमेल वाले पेपर का भी। ये यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया, ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सुपरवाइजर्स मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इज कॉल्ड, ये भी हमारा क्या जाए, क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इस पेपर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे हेल्प इन बिल्डिंग एन इनोवेशन अनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेशन है कि नवाचार को प्रोत्साहित करती है, तो इसमें से कौन सा है जो उसे हेल्प करता है, मे हेल्प इन बिल्डिंग एन इनोवेशन अनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यह आ जाएगा फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स, यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना दी जाए। क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स आर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द कंपनी। यानी कि एक कंपनी के अलग अलग फंक्शनल एरिया से लोग ले लिए जाते हैं और उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे इनोवेशन कर सकें, जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स, सेल्स एंड कस्टमर सक्सेस। इन सभी डिपार्टमेंट से जो है पर्सन ले लिए जाते हैं और उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं, टीम्स बना दी जाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक ही नहीं बैठे, जैसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ओरिएंटेशन विद एडिक्वेट ब्यूरोक्रेसी, पर्याप्त नौकरशाही, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को नौकर बना के रखना। वहाँ पे इनोवेशन हो सकता है क्या, इनोवेशन जब जहाँ पे भी कराया जाता है तो बिल्कुल खुले विचार होने चाहिए और फ्रीडम दे दी जाती है कि आप कुछ नया करें। बी ऑप्शन है स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू टारगेट एट एनी कॉस्ट, अपने जो टारगेट है ना उसे किसी भी कीमत पे वो जो है वो प्राप्त करना ही करना है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पालन करना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए मैनेजमेंट प्रैक्टिस विच एम्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये सिर्फ परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे इसका उद्देश्य होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। इनोवेशन वाली कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आती है। तो फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ये इसके अंदर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए बॉन्डिंग कंपनी एग्रीज टू रियम्बर्स, यानी कि प्रतिपूर्ति की, एक कंपनी जो है वो प्रतिपूर्ति करती है एक फर्म की अप टू स्टेटेड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट जो शुरुआत में उन दोनों के बीच में डिस्कस हो गई थी, एग्री कर रहे थे जिसके ऊपर वो, फॉर फाइनेंशियल लॉसेज काउज्ड एक्सक्लूसिवली बाय डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मैनेजर। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉयज़। अगर किसी कंपनी में कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी से काम नहीं करता और उसके कारण कंपनी को लॉस होता है, तो इसकी जो प्रतिपूर्ति की जाती है वो कौन से बॉन्ड से की जाती है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा फाइडेलिटी बॉन्ड। देखिए, ए फाइडेलिटी बॉन्ड इज़ ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ये कंपनी की एक तरह से इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, दैट कवर्स पॉलिसी होल्डर को ना, कंपनी जिसने पॉलिसी ले रखी है, फॉर लॉसेज, उन लॉसेज के लिए, दैट इनकर एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रॉडलेंट एक्ट बाय स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स। अगर कंपनी में काम करने वाले किसी भी इंडिविजुअल ने कोई भी फ्रॉड, कपट किया है जिसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ है, तो उसकी पूर्ति इससे बॉन्ड से की जाती है। इट यूजुअली इंश्योर्स ए बिजनेस फॉर लॉसेज काउज्ड बाय द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ही ध्यान रखने वाली है कि एम्प्लॉयज़ के डिसऑनेस्ट एक्ट के कारण, यानी कि अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करते, धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट करते हैं, उसके कारण कंपनी को नुकसान होता है, तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं, फाइडेलिटी बॉन्ड। दिस फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉनेटरी और फिजिकल लॉसेज। दोनों तरह के लॉसेज से कंपनी को बचाता है। मॉनेटरी यानी कि जो पैसे में किए गए हैं, मौद्रिक रूप से जो किए गए हैं, या फिर फिजिकल लॉसेज, अगर कंपनी को
फिजिकल रूप से भी कोई नुकसान हुआ है तो। बाकी ऑप्शंस में दे रखे थे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में मेन बात क्या होती है याद रखने की कि इसमें पीरियडिक इंटरेस्ट नहीं होता है, जो 6%, 7%, 8% है वो नहीं होता है जीरो कूपन बॉन्ड, तभी इसको बोला गया क्योंकि इसके अंदर 0% इंटरेस्ट है। एक हमारा ऑप्शन है इंडिमिनिटी बॉन्ड। इंडिमिनिटी बॉन्ड क्या होता है, देखिए किसी भी जो भी कोई लेबर है अगर मशीनों पे काम करते समय उसके साथ अगर कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, अगर उसकी जान ही चली जाती है या कंपनी को उसे कोई भी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो वो जो कंपनसेशन के लिए बॉन्ड यूज़ होते हैं ना वो यहाँ पर होते हैं इंडिमिनिटी बॉन्ड। ठीक है, एन इंडिमिनिटी बॉन्ड इज़ ए श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी दे दी गई है लेबर को, यूज्ड बाय, देखिए किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू एस्टैब्लिश एश्योरेंस दैट एन एग्रीमेंट विल बी फुलफिल्ड एज स्टेटेड। यानी कि जो शुरुआत में जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है, जो भी डिस्कस किया जा चुका है, जो भी जिस पे वो एग्री हुए हैं उसको फुलफिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में किसी लेबर की डेथ के मामले में कंपनी उसके उत्तराधिकारियों को यानी कि उसके नॉमिनी को मुआवजे का भुगतान करते समय ऐसा इंडिमिनिटी बॉन्ड बनाती है। ये क्षतिपूर्ति बॉन्ड इन्हें कहा जाता है, कंपनसेशन बॉन्ड ये होते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई डिसऑनेस्ट एक्ट के कारण जो बॉन्ड है वो हमारे फाइडेलिटी बॉन्ड। और हमारे एक फोर्थ ऑप्शन में बॉन्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ए कॉर्पोरेट बॉन्ड इज ए बॉन्ड इशूड बाय ए कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंसिंग। अपना वित्तीय पक्ष को, अपने जो वित्तीय पक्ष है उसे मजबूत करने के लिए एक कंपनी जो उनसे बॉन्ड लेते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड, फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस सच एज टू ऑन गोइंग ऑपरेशंस, उनके कार्य को चालू रखने के लिए, और टू एक्सपेंड बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू लॉन्गर टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विद मेच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। कम से कम 1 साल, 1 साल से ज़्यादा के लिए ये वाले बॉन्ड जो वो इशू किए जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। आई होप आपको चारों तरह के ही बॉन्ड जो है समझ में आए होंगे, और जो मेन बात थी वो मैंने अंडरलाइन कर ही दी है। डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉयज़, ये फाइडेलिटी बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फाइनेंस को जो है रेज करने के लिए, इंडिमिनिटी बॉन्ड अपने कंपनसेशन बॉन्ड की तरह यूज़ किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन, डैश इज द इंटरेस्ट earned on a given deposit or principal that has become a part of the principal at the end of a specified period। ठीक है, देखिए यानी कि साल के एंड में ये जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है। ये क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हर साल अपने प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता चला जाता है। प्रिंसिपल में जो जुड़ता चला जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखिए अगर मान लो पहले साल 100 रुपीज़ है प्रिंसिपल, अगर उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा है तो साल के एंड में ये कितना हो जाएगा, साल के एंड पे ये इंटरेस्ट मिला 10, यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग होगी उसमें अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 110 पे, यानी कि साल के एंड पे ये जुड़ जाता है 100 + 10 110। नेक्स्ट ईयर 110 पे इसका कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 11 रुपीज़ आया है तो साल के एंड पे ये अमाउंट कितनी हो जाएगी 121। 110 प्लस में 11 121। नेक्स्ट ईयर इसी तरह से ही यानी कि ये इसका हिस्सा बनता चला जाएगा, और ये किस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एम्स एट प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका उद्देश्य है प्रमोट करना, बढ़ाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसमें फेयरनेस को, यानी कि जो धोखाधड़ी है उसे दूर करना, और जो सच्चा और सही चित्र होता है उसे दिखाना अपने अकाउंट्स का, अपनी कंपनी का। तो ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये होती क्या है, देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, यानी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब पिलर्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, यानी कि अगर व्यापार जगत को अच्छे से शासित किया जा रहा है तो उसके कौन कौन से पिलर्स होते हैं जिस पे फोकस किया जाता है। 3 तो यहाँ पे दे ही रखे हैं, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा 3 और होते हैं, एश्योरेंस, लीडरशिप एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि इसमें से कौन सा पिलर नहीं है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो जो है वो पढ़ लीजिए सारे। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस तीनों क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, एश्योरेंस, लीडरशिप और स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करके आए अंकटाड का। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ, किसका मुख्य पार्ट है ये, यानी कि इसके फाउंडर कौन है, यूएन जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 86 में हमने सारा डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाय नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग व्हेन। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का 50% पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन 50% से ज़्यादा हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, यानी कि लेस देन 75 है, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो वहाँ पे फॉर्मूले पर जो हमने ऑप्शन थे वो टिक किया था 2/3 मल्टीप्लाई बाय नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अभी यहाँ पूछा गया कि ये वाला जो फॉर्मूला है 2/3 की जगह इन्होंने कर दिया 1/3, तो अब ये कौन सी जो हमारी सिचुएशन है उसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये सिचुएशन है द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मोर देन 25% बट लेस देन 50। देखिए सारी ही कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन में है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमारा वर्क सर्टिफाइड है, अगर वो 25% से कम पार्ट पूरा हुआ है हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब ये वाला पार्ट है, अभी ये क्वेश्चन में आया है कि भाई नेशनल प्रॉफिट 1/3 कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कौन सी कंडीशन में होता है, जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा हो और 50% से कम हो। तीसरी कंडीशन ये भी इसी पेपर में पूछी गई थी कि वर्क सर्टिफाइड जब हमारा 1/2 से ज़्यादा हो लेकिन लेस देन 90% हो, तो हमारा कितना जाएगा प्रॉफिट, ये चला जाएगा 2/3 नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। और फोर्थ कंडीशन होती है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर कंप्लीशन, पूरा होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, देन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द होल कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट जाता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड नीचे था, अब इस वाली कंडीशन में वर्क सर्टिफाइड ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। और फिफ्थ होता है जब लॉस हो जाए, अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर लॉस होना शुरू हो जाता है, इस इवेंट में क्या होता है कि जो भी लॉस है दिस शुड बी ट्रांसफर्ड इन फुल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगी स्टैंडर्ड। बोगी यानी कि बेसिक स्टैंडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज आइडियल स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड होते क्या है, when these standards are in use variances are not calculated as the difference between, देखिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ही वेरिएंस होता है, तो वहाँ पे वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट ही नहीं किए जाते। एक्चुअल कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट की परसेंटेज के रूप में एक्चुअल कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो इसको हम किसकी तरह दिखा सकते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड की तरह। 107 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। ये एंट्री दी गई और पूछा गया कि फाइंड द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूसेज ऑफ द अब एंट्री। ये वाली एंट्री जो है कौन सी सिचुएशन में यूज़ की गई है। देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए ना, व्हेन रॉयल्टी पेएबल इज मोर देन द मिनिमम रेंट एंड व्हेन रॉयल्टी पेएबल इज लेस देन द मिनिमम रेंट, इन दोनों में से मैं चॉइस करनी थी, क्योंकि व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन लीज ये वाली एंट्री नहीं होती। व्हेन देयर इज अ नॉर्मल पेमेंट ऑफ लीज रॉयल्टी, तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग्स को यूज़ नहीं किया जाता। तो बच गई दो कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में से लेस देन द मिनिमम रेंट वाली कंडीशन हमारी ठीक हो जाएगी कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी कि जब लेस देन होता है तो इसमें शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किया जाता है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ना, फर्स्ट ऑप्शन था व्हेन रॉयल्टी पेएबल इज मोर देन द मिनिमम रेंट, मोर देन मिनिमम रेंट में क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट किया जाता है लेकिन शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर दिया जाता है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, आपकी बार लेसन पूछा गया, क्या पता अगली बार मोर देन पूछ लिया जाए। रॉयल्टी जब मोर देन होगी तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करेंगे। ये है डायरेक्ट एंट्रीज, डायरेक्ट एंट्री पूछी गई है यहाँ पे। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कब होएगा, जब रॉयल्टी पेएबल लेस देन द मिनिमम रेंट होएगा, और जब रॉयल्टी पेएबल मोर देन द मिनिमम रेंट की हमें एंट्री करनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री कर दी जाएगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए क्वालिटी, ऐसी कौन सी क्वालिटी है विच शुड नॉट एथिकली बी फॉलोड, जो नैतिक रूप से फॉलो नहीं की जाती है बाय ए क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकर क्या होते हैं, आलोचनात्मक विचारक, जो बहुत ही सोच विचार के किसी डिसीजन पे आते हैं, यानी कि जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के साथ अच्छे से खेलेंगे, अच्छे से उनके गुण दोष के ऊपर विचार करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट देते हैं। वाइल इन द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस होती है, तो इसमें क्रिटिकल थिंकर जो है जिसको नैतिक रूप से जिसको फॉलो नहीं करते हैं वो वाली क्वालिटी हमें ढूंढ के लेके आनी है। देखिए ओपन माइंडेड
माइंडनेस होती है, खुली सोच होती है। रिजर्वेशन इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन, मान लो कि कंक्लूजन तक जाने के 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन में से वो दूसरा ऑप्शन उन्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन वो सारे ही ऑप्शंस के साथ खेलते हैं और दूसरे ऑप्शन का जो रिजल्ट है उसे वो रिजर्व करके रख देते हैं। तो रिजर्वेशन तो होती है इसमें, रिजर्वेशन इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन। कंटेक्चुअल प्रासंगिक भी होती हैं, जिस टॉपिक के बारे में वो थिंकिंग कर रहे हैं उसी टॉपिक से ही वो जुड़े हुए होते हैं। अब जो नहीं है वो हमें ढूंढनी है, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट तो वो करते हैं, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंट, ये वाली जो हमारी क्वालिटी है उसके हम टिक कर देंगे उसके ऊपर, क्योंकि इसको वो नैतिक रूप से फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, द एन्युटी विद एन इनडेफिनेट लाइफ, यानी कि अनिश्चित जीवन होता है, विच मेक्स कंटिन्यूस एनुअल पेमेंट इज टर्म्ड एज, लेकिन जो निरंतर वार्षिक भुगतान, एनुअल पेमेंट तो होती है हर साल चलती है, लेकिन जो लाइफ है ना वो इनडेफिनेट है, और वो किस में होती है, वो होती है परपेचुटी में, यानी कि अनंत काल, हिंदी के अनंत काल, निरंतरता, एवर लास्टिंगनेस। तो ये वाला टॉपिक हमारा, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में रेगुलर एन्युटी, डेप्रिसिएशन और कंटिन्यूएशन, इन सभी में डेफिनेट लाइफ होती है। इनडेफिनेट लाइफ किस में होती है, इनडेफिनेट लाइफ से हम इसको जोड़ के देखेंगे, परपेचुटी। ठीक है, और देखिए ये क्रिटिकल थिंकर के बारे में एक लाइन लिखी थी मैंने कि बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी, संगति, यानी कि साथ मिलके चलना, साथ जोड़ देना किसको, और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल विद कंपनी गोल, यानी कि जो कंपनी का लक्ष्य है वो ही हर इंडिविजुअल का, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर बंदे का गोल है, यानी कि इन सभी दोनों चीज़ों को जोड़ के जब साथ चला जाता है तो वो किस में आता है, गोल कॉन्ग्रुएंस में। देखिए हिंदी भी क्या है, गोल कॉन्ग्रुएंस की हिंदी है लक्ष्य अनुरूपता, यानी कि अनुरूप है, एक जैसे लक्ष्य है इंडिविजुअल का और कंपनी का। एक ऑप्शन है गोल फिक्सेशन, वो होता है लक्ष्य का निर्धारण करना, गोल एम्बिगिटी, लक्ष्य की अस्पष्टता, गोल रीस्ट्रक्चरिंग, लक्ष्य का पुनर्गठन। तो यहाँ पे जो ठीक है वो है गोल कॉन्ग्रुएंस, लक्ष्य की अनुरूपता है, संगति है, इंडिविजुअल गोल और कंपनी गोल, उन दोनों का गोल जो है वो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन, डैश इज कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन एंड डिलीवर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है उसे डिज़ाइन किया गया, डिलीवर किया गया है, किया जाता है, एंड एडवाइस टू, और एडवाइस दी जाती है किसको, इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को। ये किस में आता है, ये फाइनेंशियल सर्विस होती है, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जगह फाइनेंशियल सर्विस भी लिखा आ सकता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज ही होती हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में ये इंडिविजुअल को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डिलीवरी की जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या है, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ ए टर्म यूज टू रेफर टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस मार्केट, जो हमारा वित्तीय बाजार है ना उसके द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो होती है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज इज ऑल्सो द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस दैट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे के प्रबंध से जो जुड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशंस वो फाइनेंशियल सर्विसेज को अडॉप्ट करती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एंश्योर, और ये क्या करती है, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार हो या घरेलू व्यापार, इन दोनों को ही ये प्रमोट करने का काम करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि व्यापार चाहे कोई भी उसमें फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ फाइनेंस की बात की जा रही है। तो मेजर कैटेगरी कौन सी होती है भाई, 4 ये कैटेगरी होती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये आप याद रख सकते हैं और पेपर में आगे पूछी जा सकती हैं। सेविंग्स, जहाँ फाइनेंस होगा वहाँ सेविंग्स तो होंगी। पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट भी की जाएगी, बोरोविंग्स उधार भी लिए जाएंगे, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकते हैं सच एज इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस करा लिया, नेट टैक्स असिस्टेंस हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। तो ये 4 इसकी कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज की, सेविंग, पेमेंट सर्विस, बोरोविंग्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए 112 क्वेश्चन है, इन मैनेजमेंट व्हेन मैनेजर्स प्लेस देयर पर्सनल गोल अहेड ऑफ कॉरपोरेट गोल, कॉरपोरेट गोल से यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल से आगे रख दिया जाए अपने पर्सनल गोल, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है। देखिए बाकी प्रॉब्लम 2 ही हैं, एजेंसी प्रॉब्लम और मिशन प्रॉब्लम। गोल कॉन्ग्रुएंस अभी हमने पढ़ा था, इसमें तो क्या होता है, इंडिविजुअल का गोल और कंपनी का गोल सेम होता है, ये तो अनुरूपता होती है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉरपोरेट का रीस्ट्रक्चरिंग करना
ये भी क्या होता है, लक्ष्य का पुनर्गठन करना, लक्ष्य का दोबारा से बनाया जाता है। तो ये भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बच गई दो, एजेंसी प्रॉब्लम एंड देन मिशन प्रॉब्लम। तो एजेंसी प्रॉब्लम में वो होती है जिसमें पर्सनल गोल कॉर्पोरेट गोल से आगे रखे जा सकते हैं, आगे रखे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एजेंसी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, जिसमें पर्सनल गोल अहेड ऑफ कॉर्पोरेट गोल, मैनेजर प्लेस देयर पर्सनल गोल अहेड ऑफ कॉर्पोरेट गोल, कॉर्पोरेट गोल के आगे रख दिया अपने पर्सनल गोल को। 113 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेसेस इज डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सक्लूसिवली ओपन, कि कौन सी ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें डेफिशिएंसी अकाउंट खोला जाता है। डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी होती क्या है? डेफिशिएंसी अकाउंट्स मीन्स द डेफिशिएंसी विच द इंसॉल्वेंट डेटर इज़ नॉट एबल टू पे, यानी कि जो दिवालिया हमारा देनदार है वो अभी पे नहीं करेगा हमें, ठीक है, कमी होगी, ये तो नुकसान हो गया। तो ये देखिए इंसॉल्वेंट की बात हो रही है, तो ये इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में आ जाएगा, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में नहीं आएगा, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज में नहीं आएगा, और रॉयल्टी अकाउंट में नहीं आएगा। ये आ जाएगा हमारा इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। इंक्रीज हो जाए वर्किंग कैपिटल तो ये हमारी सोर्सेज ऑफ फंड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन होता है कि जहाँ पैसे का यूज़ किया गया है, जहाँ उसको, ठीक है, जहाँ पे उसको यूज़ कर दिया वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। और सोर्सेज ऑफ फंड होता है जहाँ से पैसा आया है। इंक्रीज हो जाती है वर्किंग कैपिटल तो पैसा आया है, इट मीन्स कि वो सोर्सेज ऑफ फंड है, और अगर डिक्रीज हो गया तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। एस्टेट 2016 में आया था ये क्वेश्चन नंबर 112, देखते हैं एक बार पूरा। तो ये यहाँ का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट को जो अफेक्ट ही नहीं करता, प्रभावित ही नहीं करता, वो क्या हो जाता है, पर्सनल परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, घरेलू यूज़ के लिए जब कंप्यूटर को खरीदा जाता है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। अदर ऑप्शन में सेल ऑफ मशीनरी को सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोर्स होएगा ये हमारे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को रिडीम्ड करेंगे तो ये एप्लीकेशन हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा है। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, एक साइड में सोर्सेज ऑफ फंड्स, एक साइड में एप्लीकेशंस ऑफ फंड। सोर्सेज में जहाँ जहाँ से पैसा आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस, सेल कर दी फिक्स एसेट की, इशू कर दिए शेयर, इशू कर दिए डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ले ली, या फिर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये वाला क्वेश्चन था अभी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है। देखिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, जब ये वाली एप्लीकेशन वाली साइड ज़्यादा हो तो ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन था कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किससे बिलोंग करता है, ये करता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादा है तभी हमारी डिक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल। एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, लोन लिया गया है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर दी, पेमेंट ऑफ टैक्स कर दी, परचेज की फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स पेमेंट कर दिए। तो जहाँ जहाँ पे हमने अपना फंड यूज़ कर दिया वो सारा एप्लीकेशन वाली साइड आ जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर ये हमारा, अगर हमारी सोर्सेज वाली साइड ज़्यादा है तो ये बैलेंस आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी ये जो क्वेश्चन था कि डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड विद, तो ये यूँ नहीं करना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये कौन से साइड में आएगा, ये कनेक्टेड विद, किससे कनेक्ट करता है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया तो इट मीन्स कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट, यानी कि फ्यूचर के अमाउंट के बेस पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं ना तो वो आ जाता है हमारा डिस्काउंटिंग में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे फ्यूचर के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं तो वो आ जाता है कंपाउंडिंग में। जैसे अभी करा था हमने पीछे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, कि प्रेजेंट वैल्यू उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, फिर जो आया वो साल के एंड में उसमें प्लस कर दिया, अगले साल फिर उस जुड़ी अमाउंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा, तो वो कंपाउंड होता चला जाता है, वो कंपाउंडिंग है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे जो फ्यूचर के अमाउंट को निकाला जाए। और अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू को निकालना फ्यूचर के अमाउंट के बेस पे, तो वो हो जाता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में प्लस होता चला जाता है, डिस्काउंटिंग में माइनस माइनस माइनस, ये पता होता है, और यहाँ तक आने के लिए माइनस माइनस माइनस, और इसमें ये पता होता है यहाँ तक आने के लिए प्लस प्लस प्लस। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग दोनों ही क्या है, इन्वर्स हमारी कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए पेमेंट दैट इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में जो रिसीव होने वाला है उसके बेस पे आज की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू, यही हमें याद रखना है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा डिस्काउंटिंग में, लेकिन अगर हम फ्यूचर वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा कंपाउंडिंग में। इस क्यों, मनी के टाइम वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो कंपाउंडिंग में क्या आएगा, फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग में आएगा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर के हिसाब से जब हम प्रेजेंट, फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से जब प्रेजेंट की निकालेंगे तो वो डिस्काउंटिंग में, और प्रेजेंट के हिसाब से जब हम फ्यूचर के लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा कंपाउंडिंग में।
नेक्स्ट है डैश इज़ एन अप्रोच टू एथिक्स दैट फोकस ऑन द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ एक्शंस देमसेल्व्स, यानी कि जो काम है ना वो खुद ही सही या गलत को बता रहे हैं। ये कौन से धर्म की अप्रोच है? एज अपोज्ड टू, कौन से धर्म की नहीं, कौन सी नैतिकता में आ जाता है? एज अपोज टू द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज एक्शंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि चेतना जब होती है, ये तो है हमारा परिमाणवाद नैतिकता, कॉन्सिक्वेंटलिज्म एथिक्स में ये जो बात है वो। लेकिन जब इसका अपोज हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, धर्मशास्त्रीय नैतिकता, यानी कि धर्मों में बताए अनुसार ही कार्य जो है सही या गलत हो जाती है। डैश इज एन अप्रोच टू एथिक्स दैट फोकस ऑन द राइटनेस और रोंगनेस ऑफ एक्शन देमसेल्व्स, यानी कि काम खुद ही गलत है या सही है कैसे पता लगता है? क्योंकि वो धर्म में बताया गया है। ये है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए हिंदू, अगर आप हिंदू हैं, यू माइट बिलीव दैट, और ये बिल्कुल विश्वास है, इट्स रॉन्ग टू ईट बीफ, यानी कि भैंस का मांस खाना जो गलत है। तो दिस रूल वुड बी पार्ट ऑफ आवर डियोंटोलॉजी, ये हमारे धर्म का एक पार्ट हो जाता है, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग टू ईट बीफ। और ये बात मतलब कि सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दी जाती है कि धर्म में बता दिया गलत है तो वो गलत है, वो एक्शन अपने आप ही सही या गलत हो जाता है धर्म के शास्त्रों के अनुसार। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, धर्म के अनुसार ये बात चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ट्रीटिंग फंड्स डैश रिकोगनाइजेज रिवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, यानी कि खर्चे जब वो उपार्जित हुए तब उसको माना गया है, और रिवेन्यू को एट द पॉइंट ऑफ सेल के हिसाब से पहचाना। ये किस में होता है? ये एक्रूअल मेथड में होता है ना। देखिए हमारे जो दो बेसिस होते हैं अपने अकाउंट्स लिखने के, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में तो क्या होता है कि जो भी कैश रिसीव हुआ उसमें वो मैटर ही नहीं करता कि वो इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, या फिर वो हमारा ये क्या होता है, आयगत है या पूंजीगत है, या कैपिटल नेचर का है कि रिवेन्यू नेचर का है, वो कैश से ही सिर्फ उसको मतलब है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि अगर हम एक साल का अकाउंट अब तैयार करें तो उसी एक साल के ही खर्चों को और एक साल की ही इनकम को लिखा जाएगा, और इसी में एक्रूअल मेथड के हिसाब से ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है काम में लाई जाती हैं। अगर मान लो हमें रेंट पेमेंट करना था 12 महीने का और हमने करा है सिर्फ 10 महीने का, तो 2 साल के जो रेंट है उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट करके जोड़ देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये एक्रूअल मेथड में ये सारी चीज़ें आती हैं। रिकॉग्नाइज, पहचानते हैं रिवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, यानी कि जिस भी अवधि से, जिस भी पीरियड से वो रिलेट करते हैं उसी पीरियड में उसको लिखा जाता है। 118 क्वेश्चन, डैश इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स के, उसमें से लेस कर दिया है कॉस्ट ऑफ फंड यूज टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में WACC कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कॉस्ट ऑफ फंड को लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स ए पर्सन्स बिहेवियर, एक ऐसा नैतिक सिद्धांत जो कि इंसान के, पर्सन के बिहेवियर को शासित करता है, गवर्न, और हाउ एन एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म, कि भाई एक काम को कैसे किया जाना, ये किस में होता है? नैतिकता में, एथिक्स में। एथिक्स में ही बताया जाता है कि कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड और बिजनेस, ये व्यापार की बातें हैं और ये हमारे एथिक्स की बातें हैं। मोरल प्रिंसिपल की बात आ गई तो वो एथिक्स में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, ए रुपी अर्न टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल दैन अर्निंग द सेम रुपी टुमारो, यानी कि 1 रुपया अगर आज कमा लिया तो वो कल के कमाए 1 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा मूल्यवान है। ये कौन सी टर्म में आ जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस थियोरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कौन सी थ्योरी में आ जाती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सभी को पता ही होगा क्यों। जैसे रुपए की वैल्यू जो है दिन रोज़ घटती बढ़ती है, ऐसे हमारे जो यानी कि जो मनी है उसकी टाइम वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है। तो 120 क्वेश्चन हो गए आज के, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया। आज की वीडियो इतनी ही, 120 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, लेकिन गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मोटिवेशनल वाले का कमेंट भी कर दो यार, कुछ नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।